है, चूंकि सियालदह रेलवे स्टेशन पर आप मौजूद थे, 12:40 पर कंचनजंगा ट्रेन वहां से रवाना हुई थी घटनास्थल से। ट्रेन पहुंची क्या? एकदम देखिए 13174 कांचनजंगा एक्सप्रेस आज सुबह जिस ट्रेन में ये हादसा घटा है, उस ट्रेन में जो दो बोगी में सबसे ज़्यादा क्षति हुआ है वो दो बोगी को छोड़कर बाकी जो ट्रेन 12:40 में वो उस जगह से छूट चुका है और शाम को 8 बजे तक वो ट्रेन शियालदह स्टेशन में आ पहुंचेंगे। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ये ट्रेन दुर्घटना के बाद शियालदह रेलवे स्टेशन में शियालदह GRPF की तरफ से एक पुलिस असिस्टेंट भी तैयार किया गया है, जिसमें 2 हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 03323832161, 03323608592। ये 2 हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया गया है और उसके साथ साथ ही शियालदह रेलवे स्टेशन की तरफ से भी 2 हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया गया है, यानी कुल मिला के 4 हेल्पलाइन नंबर और पुलिस असिस्टेंट बूथ भी चालू कर दिया गया है। सर, कौन से तरीके से आप लोग हेल्प करेंगे? कौन से तरीके से आप लोग हेल्प करेंगे? मैडम को पूछिए। एक बार बात करने का कोशिश करूंगा। मैडम, ये जो हेल्पलाइन नंबर आप लोग चालू किया है, कितने सारे फोन कॉल्स आए हैं और किस तरीके से आप लोग असिस्ट? कोई नहीं है। किस तरीके से आप लोग असिस्ट करेंगे? जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगा हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और कोई लीगल असिस्टेंस लगेगा तो हम लोग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी ज़रूरत हो, जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम, मेडिकल असिस्टेंस या लीगल असिस्टेंस, कोई भी हो हम लोग दे देंगे। एकदम ही ये हादसे में अभी तक 8 लोगों का मौत हो चुका है, 50 से 60 लोग बुरी तरीके से घायल है और इसी वजह से पुलिस की तरफ से भी एक हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया गया है, एक हेल्प डेस्क चालू कर दिया गया है इसी शियालदह स्टेशन में। जिस शियालदह स्टेशन में आज ये कांचनजंगा एक्सप्रेस आने वाला था, आज ये कांचनजंगा एक्सप्रेस में आने के टाइम में जो हादसे का घटना घटा है, इसमें किसी भी फैमिली को अगर किसी भी तरीके का असिस्टेंट चाहिए, कोई मेडिकल प्रोवाइडेड चाहिए और किसी भी तरीके से लीगल हेल्प चाहिए तो पुलिस की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया गया है। दूसरी तरफ मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ठीक मेरा दूसरी तरफ शियालदह रेलवे डिवीजन की तरफ से 2 हेल्पलाइन नंबर चालू किया गया है। जो 2 हेल्पलाइन नंबर, ये जो ट्रेन में जो लोग सफ़र कर रहे थे वो उनका फैमिली मेम्बर्स अगर चाहेगा तो ये नंबर पे कॉल कर सकता है। कॉल करके किसी भी तरीके का जो वो हेल्प इन लोगों की तरफ से किया जाएगा। मैं एक बार पूछने का कोशिश करूँगा। दादा, बहुत सारे तो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, किस तरीके से आप लोग असिस्ट कर रहे हैं लोगों को? हमें यहाँ पे सिर्फ कौन गाड़ी कैंसिल है और कौन गाड़ी है उसका इन्फॉर्मेशन है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे CPRO सर वहाँ पे एकदम ही कौन से ट्रेन कैंसिल हुआ है, कौन से ट्रेन को डाइवर्ट किया गया है, उनका इन्फॉर्मेशन भी इधर से प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि पूरा रूट बाधित हो गया, ऐसे में कई ट्रेन ऐसी होंगी जिनके रूट डाइवर्ट किए गए होंगे, कुछ ट्रेन ऐसी भी होंगी जो कि कैंसिल की गई होंगी। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन क्या रैनिक पूरा हो चुका है? क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मिसिंग हैं, जो कि फंसे हुए हैं, जिनको निकालना अभी बाकी है? देखिए, रेलवे की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो दुर्घटना हटा है, ये दुर्घटना में कांचनजंगा एक्सप्रेस का पीछे का जो हिस्सा, ये 2 हिस्सा सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है और इसी वजह से जो कमरे में लोग ट्रैवल करते हैं, आम आदमी लोग जिस कमरे में ट्रैवल करते हैं, उस कमरे में ज़्यादा हादसा नहीं हुआ है और इसी वजह से अभी तक जो डेथ टोल उसमें कहा जा रहा है कि 8 लोगों का मौत हो चुका है, 50 से 60 लोग अभी भी घायल है। मगर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, करीब 3 से 4 घंटा अभी भी लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि जिस जगह में ये घटना घटा है उस जगह में भारी बारिश हो रहा है। भारी बरसात के टाइम में NDRF के जो टीम वो ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म हो, इसके ऊपर रेलवे का नज़र है। रेलवे दोनों चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र बना के बैठे हैं। एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कितना कैजुअलिटीज़ है, कितना इंजर्ड है, उनका संख्या। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रेलवे का सबसे मेन नज़र है कि जो भी पैसेंजर्स ट्रेन में है, जो सेफ है, उनको जल्द से जल्द शियालदह लौटाया जाए। ठीक ये जो शियालदह रेलवे स्टेशन, जिस शियालदह रेलवे स्टेशन में आज दोपहर 4 बजे ये ट्रेन आने वाला था, वो ट्रेन 8 बजे आ पहुंचेगा। उस ट्रेन में बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे थे, उस ट्रेन को जल्द से जल्द वापस किया जाए।
ले आया जाए, इसके ऊपर ही रेलवे का नज़र है। और 12:40 पे वो रेल को उस जगह से, जिस जगह में ये घटना घटा था, नाटाबाड़ी एरिया, उस नाटाबाड़ी एरिया से छोड़ दिया गया है। और शाम को 8 बजे के आसपास ही वो ट्रेन ये शियालदह रेलवे स्टेशन में आ पहुंचेगा। इसके बाद ही रेल की तरफ से दूसरे जो चीज़ के ऊपर नज़र दिया जाएगा कि रेस्टोरेशन प्रोसेस कब तक चालू होगा, क्योंकि ये रूट में बहुत सारे ट्रेन जाता है। आज जब ये ट्रेन आ पहुंचेगा, जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन, रिस्टोरेशन प्रोसेस चल रहा है, और इसी सिचुएशन में इसी रेलवे स्टेशन से उसी रूट में 5 ट्रेन छूटने वाला था शाम को 5 बजे, जिसमें दार्जिलिंग एक्सप्रेस, कांचनजंगा एक्सप्रेस, कांचन कन्या एक्सप्रेस, सरायघाट एक्सप्रेस और उसके साथ उत्तरबंग एक्सप्रेस, ये सब ट्रेन मौजूद था। वो ट्रेन का क्या होगा, अभी तक रेलवे की तरफ से कोई डिसीजन नहीं लिया गया। रिस्टोरेशन प्रोसेस के ऊपर ही और रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी जल्दी खत्म होगा उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि ये जो ट्रेन था, ये ट्रेन कैंसिल किया जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा या दूसरे कोई डिसीजन लिया जाएगा। मगर जो रूट में ये जो ट्रेन आने वाला था, जो ट्रेन आ रहे थे इसी रूट से, जिस रूट में कांचनजंगा एक्सप्रेस का ये हादसा घटा है, उस रूट में जो पीछे वाले ट्रेन थे, सरायघाट एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। जैसे कि सीपीआरओ रेलवे की तरफ से कहा जा रहा था कि ये पूरा मामले को देखते हुए 5 ट्रेन को अभी तक डाइवर्ट किया गया है, जिसमें सरायघाट एक्सप्रेस 1, 2, 3, 4, 6 सरायघाट एक्सप्रेस जो गुवाहाटी से शियालदह आने वाला था, वो सरायघाट एक्सप्रेस, दूसरी तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस, इस तरीके का जो ट्रेन है उनको बिल्कुल कई ट्रेन के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। रैनिक बता रहे हैं ये ट्रेन शियालदह आ पहुंचेगा। प्राथमिकता सबसे पहले ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। साथ ही साथ चुनौतियां भी बहुत ज्यादा पेश आ रही हैं, जैसा कि रैनिक बता रहे हैं। चुनौतियां ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा करना है, पूरा रेलवे ट्रैक चूंकि बाधित हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में इंजन, बोगियां जो टुकड़े हैं वो रेलवे ट्रैक पर पूरी हो गई हैं। बारिश भी वहां पर हो रही है, ऐसे में और ज्यादा कठिनाइयां रेस्क्यू टीम के सामने जाहिर है। जानकारी मिल रही थी कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रैनिक पहुंचने वाले हैं, अस्पताल में घायलों से मुलाकात करेंगे। घायलों की स्थिति कैसी है, साथ ही साथ कितनी देर में पहुंचेंगे रेल मंत्री? एकदम यूनियन मिनिस्टर रेलवे अश्विनी वैष्णव वो पहुंचने वाले हैं। वो पहले तो हॉस्पिटल में पहुंचेंगे, हॉस्पिटल में पहुंच के जो भी घायल है उनके साथ वो मुलाकात करेंगे, किस तरीके से ये हादसा हुआ है और उन लोगों का क्या स्थिति है उस बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद जिन लोगों का मौत हुआ है उन लोगों का परिवार के साथ कॉन्टैक्ट किया गया है कि नहीं, उनका क्या डिटेल्स है, क्या उनका परिचय है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद ही वो स्पॉट पे पहुंचेंगे। स्पॉट पे पहुंच के जिस जगह में ये हादसा घटा है उस जगह का क्या स्थिति है और रेस्क्यू ऑपरेशन कितने जल्दी खत्म होगा उसके ऊपर भी रेलवे मिनिस्टर का नजर है। और वो बार बार से फोन के माध्यम से वो कांटेक्ट भी कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया जाए, रेस्टोरेशन प्रोसेस जो है वो चालू किया जाए, इसके ऊपर रेल मिनिस्टर का नजर है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, वेस्ट बंगाल का सीएम ममता बनर्जी खुद भी उधर पहुंचने वाले हैं। ममता बनर्जी की तरफ से स्पेशल फ्लाइट पकड़ के ममता बनर्जी बागडोगरा पहुंचेंगे। बागडोगरा से वो जिस स्पॉट में ये हादसा घटा है वो स्पॉट विजिट करेंगे। उसके बाद वो भी हॉस्पिटल में विजिट करेंगे। ममता बनर्जी के साथ रेल मिनिस्टर का मुलाकात भी हो सकता है और ये पूरा घटना को लेकर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया जाएगा, किस तरीके से जो डेड बॉडीज है, डेड बॉडीज को परिवार के पास पहुंचाया जाएगा और किस तरीके से जो इस घटना में इंजर्ड हुआ है उनका ट्रीटमेंट के बाद उनका परिवार के साथ कांटेक्ट किया जाएगा। इस बारे में जो चर्चा ये ममता बनर्जी और भी कर सकते हैं। ठीक है रैनिक, आप हमारे साथ बने रहिए। रैनिक सियालदह रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर आज रात 8 बजे करीब ये जो ट्रेन है वो पहुंचेगी। देखिए हादसा आज सुबह करीब 8:30 साढ़े 9 बजे के बीच हुआ है और 12:40 पर उस ट्रेन को वहां से रवाना कर दिया गया है। सियालदह जाना था इस ट्रेन को और सियालदह रात 8 बजे करीब ये जो ट्रेन है वो पहुंच जाएगी और हर तस्वीर, हर खबर सबसे पहले आप तक हम पहुंचा रहे हैं। राजीव, चलिए हमारे साथ प्रेमपाल शर्मा जी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं रेलवे बोर्ड से जुड़े हुए। प्रेमपाल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। अभी हम आपसे ये नहीं जानना चाहेंगे कि ये हादसे की वजह क्या है, इस पर क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस का हादसा भी दूर गया नहीं है जहां पर 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई थी। लेकिन फिलहाल इस सब हादसे को देखते हुए प्राथमिक तौर पर आपने बहुत सारे ऐसी घटनाओं को देखा होगा नजदीक से, वजह क्या समझ में आ रही है आपको? अभी तक जो खबरें मिल रही हैं, मेरी आवाज आ रही है आप? जी जी बोलें। अभी अंतिम रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन
ऐसा लग रहा है कि कहीं ये ह्यूमन फेलियर न हो, क्योंकि सिग्नल दिया हुआ था और इसके बावजूद भी अगर ऐसा है, क्योंकि दुर्भाग्य से ड्राइवर भी इस दुनिया में नहीं रहे और उनके 2 सहयोगी भी, दुखद खबर यह भी है। तो अभी तो सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। अब बाकी जो हमारे पास में जो ऑपरेटर्स होते हैं इंजन के अंदर और जो दूसरी एक्सेसरी होती हैं, उनसे फाइनल किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। लेकिन वो नतीजे की तो अलग बात है। इस दुखद खबर के बाद जो बात है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, मंत्री जी वहाँ पहुँचने वाले हैं और पूरा स्टेट मशीनरी, रेलवे मशीनरी, NDRF, SDRF वो पूरा सक्रिय है घायलों को पहुंचाने के लिए। अभी मैं बंगलौर में बैठा हुआ सिर्फ इतना ही कमेंट कर सकता कि प्रेमपाल जी, हर हादसा हमें एक सबक दे जाता है, हर हादसा हमको झकझोरता भी है, लेकिन जहां बड़ी अथॉरिटीज इन्वॉल्व होती हैं वहां पर हर हादसा एक ऐसे डिटेल्स के साथ सामने आता है जिससे कम से कम SOPs बेहतर किए जा सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होंगे किसी हालात में, कभी गाड़ी चल रही होगी। क्या आपको लगता है हमने सबक सीखे कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे से? और सिर्फ कोरोमंडल से नहीं दोस्त, चाहे वो बालासोर हो, उससे पहले खन्ना दुर्घटना है, दुर्घटनाएं होती हैं, इतने बड़े तंत्र के अंदर दुर्घटनाएं होती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास तकनीक बेहतर आ गई है और भी मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन इसके बावजूद हो जाता है और हर बार हम कुछ सबक लेते हैं, जैसे कि कुछ सालों की 20 साल के सबक लिए जाए तो रेलवे सेफ्टी फंड अलग से क्रिएट किया गया है। जो एंटी कॉलिजन मशीनरी है, जो कवच, उस पर काम हो रहा है। फाइनेंस की कुछ दिक्कतें हैं क्योंकि उसमें बहुत बड़ा पैसा चाहिए, लेकिन पूरी तरह से वो भी प्रायोरिटी में है। आपको होगा कि पिछले 5 सालों में जबकि कोरोना के दौर से गुजरे, रेलवे ट्रैक को, पुलों को, उनको भी बेहतर किया गया है। लेकिन आज जो मेरी एक रेलवे के नाते एक आशंका है कि अगर ये ह्यूमन फेलियर है तो हमें इस पर थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि ह्यूमन फेलियर भी रेलवे के अंदर एक बड़ी संख्या में होते हैं। अब उस स्टाफ को कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे उनको एक निष्ठा सिखाई जाए कि आपकी जरा सी चूक से कितने लोगों की जान जा सकती है। और ये दुनिया के अंदर एक भारत की एक पूरी इमेज का भी प्रश्न इतना नहीं, इतना कि दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको कैसे और बेहतर किया जाए, इस पर लगातार जारी है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि हमें और भी बेहतर करने की जरूरत है, जिससे कि ऐसी दुर्घटना जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर, हालांकि आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन अंदर खाने ये जानकारी मिली है कि गलती यहाँ पर रही मालगाड़ी के चालक की, चूंकि सिग्नल उसकी ओर से फॉलो नहीं किया गया, तेज रफ्तार से मालगाड़ी चल रही थी। सिग्नल फॉलो करना कितना जरूरी है, आपको लगता है कि ये एक वजह रही होगी? निश्चित रूप से जो आपकी बात है, हमारे ह्यूमन फेलियर काफी हैं और हम उस पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है कि उनका बिहेवियरल चेंज और काम की प्रति, काम की संस्कृति, उसको कैसे किया जाए। कई बार ऐसी चूकें होती हैं, तो अभी इसमें अंतिम रूप से तो नहीं, लेकिन हम सबके लिए, बाकी सारी रेलवे के लिए, सभी के लिए एक 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 सबक है कि हम एक अलग से चुस्ती से काम कर रहे हो और ऐसी कोई नौबत ना आए। लेकिन साथ ही अगर कवच वाला, जो कि हमारा भी स्वप्न अधूरा है बहुत सारे कारणों से, उसका जो खर्चा है, अगर वो होता है तो कम से कम उसमें 3 डिवाइस होती है कि आप पीछे से भी टकराएंगे तब भी बचा जा सकता है, अगर आप सिग्नल क्रॉस करेंगे तब भी वो अलर्ट करेगा, और सामने की टक्कर से भी। लेकिन ये है कि अभी उस कवच को लगाने में भी अभी हमारा पूरी कोशिशें जारी है। इस बड़े देश की बड़ी समस्या है कि पहले रेल उपलब्ध कराएं, सीटें उपलब्ध कराएं, उसका फाइनेंस कैसे हो, ये सारे ही मोर्चों पर काम करने की जरूरत है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि ह्यूमन फेलियर अपने आप में एक ऐसा सबक है कि जिसे हमारी पूरी रेलवे के कर्मचारी नहीं, हर कर्मचारी को जो भी तंत्र से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सरकारी है गैर सरकारी है, आपने भी कवच की बात की। कवच की बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कर रही हैं, और हैरानी की बात यह है कि कवच के बारे में बात तब भी हुई थी जब कोरोमंडल एक्सप्रेस का हादसा हुआ था, तब भी कवच के बारे में बात हुई थी। अगर कवच इन प्लेस नहीं है तो क्या ह्यूमन एरर को रोकने के लिए कोई सेकंड चेक्स एंड बैलेंस है जिससे हम कंट्रोल कर सकें, मिनिमाइज कर सकें? नहीं तो इस तरीके से तो भारतीय जनता गिनी पिग बनती रहेगी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। हम निश्चित रूप से हमें उधर की काम करने की जरूरत है कि एक ड्राइवर के साथ अगर एक ड्राइवर की चूक है तो दूसरा कोई और उसके पास सपोर्टिंग सिस्टम या कोई और ऐसा सिग्नल, आखिर कैसे वो किया जाए। कवच एक बड़े खर्चे का मामला है, उसके लिए कोशिशें जारी हैं नई अर्थव्यवस्था में। राजनीतिक तौर पे बयान देना एक अलग बात है, लेकिन जब तक हमारे पास पूरा ऐसा फाइनेंस ना हो, क्योंकि कवच के लिए एक बड़े खर्चे की जरूरत है।
खैर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उसका अल्टरनेटिव एक ऐसे जैसे कि हमारे पास प्रेमपाल जी, हमारे दर्शकों को एक अंदाजा दीजिए, क्योंकि आप बहुत अनुभव वाली बात सामने रख रहे हैं। एक अंदाजा दीजिए, जो आपने 2-3 बार ये बात कही कि कवच जैसा सिस्टम लाने के लिए एक बड़े बजट की जरूरत है, आखिर कवच के लिए कितने बड़े बजट की जरूरत है? और साथ ही साथ कवच से क्या जो ह्यूमन एरर्स हैं, ह्यूमन एरर्स की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं, उनसे भी बचा जा सकेगा? बिल्कुल, कवच की यही जिसे 3 डायमेंशंस पर काम कर रहा है। आप सामने से अगर टक्कर होगी तो उसकी जो हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड कम कर देगी और ब्रेक लग जाएंगे। अगर पीछे की तरफ से जैसे कि इस वाले हादसे में पीछे की अगर ट्रेन में तो अगर कवच वाला सिस्टम होगा तो वो फ्रीक्वेंसी उसको जैसे कहते हैं लौट कर आके और उस ट्रेन की स्पीड को कम कर देंगे और वो बचा जा सकता है। तीसरा कि अगर आप सिग्नल भी पार करते हैं तो वो सिग्नल वाले सिस्टम उस ड्राइवर और उन सबको भी चेतावनी देंगे। अब इसका ये है कि खर्चे का जो मैं अंतिम आंकड़ों पर तो नहीं कह सकता, लेकिन हर 1 किलोमीटर पर वो लगना है, हर स्टेशन पर लगना है और हर किलोमीटर की उसकी जो एपरेटस है वो बहुत महंगे हैं। अब हमारी अर्थव्यवस्था में जिसमें किराया भी कम रहे, रेल पर डिपेंडेंसी भी बहुत सारी जनता की है, तो इन सारी मजबूरियों के, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि आपका पक्ष एक पब्लिक का पक्ष है। तो किसी रेलवे के खिलाफ क्या किसी संक्षेप में सर बता दें, क्या किसी देश ने कवच जैसे सिस्टम को अक्रॉस देयर रेलवे लाइंस यूज किया है, लगाया है अभी विश्व में? देखिए, कवच की 2 विशेषता है कि ऐसे रेलवे जो सेफ्टी सिस्टम है वो सारी यूरोपियन रेलवे में, चाइना रेलवे में, जापान रेलवे में जहाँ एक्सीडेंटों की बहुत कम होती है, वहाँ इन सभी की कोई ना कोई अपने अपने ढंग से, तो कवच भी उन्हीं सारी टेक्नोलॉजी, इस समय हमारी ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें अब कवच में हमारे इंजीनियर्स ने उन्होंने अच्छा काम किया है, जो हम सस्ते उस पर ये लागू हो जाएगा। अब उसे लागू करने के लिए अभी एक ऐसी विल पावर चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी हादसा हमें सरकार को इस बात के लिए मजबूर करेगा और करना चाहिए। बिल्कुल, सबक अब लिए जाने की जरूरत है। चुनौतीपूर्ण होगा हालांकि ये कार्य, चूंकि भारत में रेलवे का एक बड़ा नेटवर्क है। रोजाना भारतीय रेल से करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग सफर करते हैं, लेकिन वही प्रेमपाल जी बात है कि इस तरह के हादसे अगर रोकने हैं तो कदम तो अब उठाने ही होंगे। आपका सर बहुत शुक्रिया इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल के नई जलपाईगुड़ी में ये दर्दनाक हादसा आज सुबह हुआ, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल मौके पर चल रहा है। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में जनता को पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन सियासत भरपूर मिल रही है। पानी के नाम पर केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ आम